दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश भाषा सेकंड। इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। अपने दोस्तों को बोल दीजिए, क्लास चालू हो चुकी है। इंग्लिश की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। क्राइसिस, एनालिसिस, क्राइटेरिया या फिर इंडेक्स। इसमें से कौन सा वर्ड जो है प्लूरल है। तो हमारा इसमें हो जाएगा क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया जी प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, CRITERIAN। ये क्राइटेरियन ये सिंगुलर हो जाएगा और क्राइटेरिया इसका प्लूरल है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखना है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है। द टीचर स्कूल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। माई वॉच लॉस्ट। समवन में स्टील द बाइसिकल। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, पैसिव वॉइस के लिए तो पैसिव सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस उसके साथ ही एक्सिलरी वर्ब आएगी। एक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद में प्लस की वी थर्ड आएगी, प्लस की पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, माई वॉच वाज लॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग alternatives is the correct passive voice from the following sentence. Do it। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो डू इट का पैसिव वॉइस कौन सा है? इट इज डन, इट विल बी डन, लेट इट बी डन या इट बी डन। तो अभी मैंने बताया पहले पैसिव वॉइस, तो जब भी लेट वाले आएंगे तो एक्सिलरी वर्ब प्लस वी फर्स्ट आएगी, प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका पैसिव वॉइस में लेट प्लस की ऑब्जेक्ट प्लस का बी प्लस के वी थर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट इट बी डन। क्या हो जाएगा? लेट इट बी डन। ये इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है पहली बार। और जब भी डू इट का आएगा तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लेट लगा हुआ है। तो इसी से हम जानेंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस में दिया गया है। तो इम्परेटिव की खास वो है कि लेट ही आएगा उसमें। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते हैं कि मुझे पैसिव वॉइस का एक पूरा का पूरा एक वीडियो बना देता हूँ मैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। और जिसको जो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मुझको इसका वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना के दे सकता हूँ। ऐसे क्या है कि आप बताते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। माइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स या फिर न्यूज। इसमें से प्लूरल देखना है कि प्लूरल कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है। तो देखो, दिए गए शब्दों में माइस प्लूरल नाउन है। क्या है? माइस प्लूरल नाउन है। बाकी के ये सारे के सारे सिंगुलर है। केवल यही एक प्लूरल है, क्योंकि माउस इसका होता है सिंगुलर। सिंगुलर इसका क्या होता है? माइस का क्या हो जाएगा? माउस। मैंने नाउन पढ़ाया है, एक 3 वीडियो सेट पढ़े हैं नाउन के, आप देख लेना। तो आप उसमें देखेंगे कि सारे जो मैंने वर्ड्स बताए हैं उसमें, तो ये माउस इसका हो जाएगा सिंगुलर और ये है यहाँ पर प्लूरल। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल इन द एबव गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। तो इसमें ढूंढना क्या है, तो ही वॉज ऑन एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल इन द एबव गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन जो है वो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, या न्यूट्रल जेंडर है, या फिर मस्कुलिन जेंडर है। क्योंकि दिए गए शब्द में ऑर्फन अनाथ है, तो अनाथ कोई भी हो सकता है, जिसमें मेल भी आ सकता है और वो फीमेल भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं, कक्षा 1 से केवल 5 तक ही आता है, 1 to 5 ही आता है, और वो सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं, इससे हमको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश को करने में। तो इंग्लिश से घबराना नहीं, उससे दूर नहीं भागना है, उसके पास जाके पूछना है कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ कमेंट आए थे कि सर आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब नहीं आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइबर ही नहीं हैं कि हम उसको ऑनलाइन कर सकें। ऑनलाइन का एक अपना अलग मज़ा है, क्योंकि जब ऑनलाइन आते हैं तो बहुत सारे, अभी मैं इसमें केवल क्या है कि 20 से 25 या फिर 30 सेंटेंस हो पाते हैं। अगर हम ऑनलाइन आने लगे तो इससे क्या है कि आपके 50 या फिर 100 फिर ऐसे सेंटेंस हों, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपको आंसर देने में मज़ा आता है, हमको पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो मैं अभी ऑनलाइन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब का कुछ रूल है, और यूट्यूब का रूल ये है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहले होने चाहिए, उसके बाद आप ऑनलाइन हो सकते हैं। अभी हमारे पास 400-500 सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए हम ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग बार बार पूछते हैं, तो इसलिए ये मैंने बताया। तो आप थोड़ी सी हेल्प करें, सब्सक्राइबर को गेन करें, अपने दोस्तों को बोलें, सजेस्ट करें, जिससे क्या है कि आपको फ़ायदा और ज़्यादा मिलेगा। चलिए यहाँ से भी आंसर हो जाता है, ये कॉमन जेंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन ढूंढना है वो कोऑर्डिनेट हो, तो जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बना हो उसे कंजक्शन को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे दिए गए शब्दों में क्या है, इफ एक सब्जेक्ट सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है और अन्य शब्द कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन हिज थ्रस्ट, खाली स्पेस, नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर स्पेस एनीथिंग एल्स। अब इनमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। देखिए दिए गए ब्लैंक्स में 2 ब्लैंक्स हैं। पहली बात तो हिज थ्रस्ट, तो फॉर नॉलेज, वह भूखा है किसके लिए, नॉलेज के लिए। तो पहली में तो ये तो ट्रू है कि क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो जब हम ये देखते हैं कि फॉर जब पहले में आ गया, तो फॉर स्टार्टिंग में देखो, फॉर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो फॉर है किसमें, इसमें फॉर है किसमें, सी वाले में। तो यहाँ से हम देख लेंगे, हमको एक ही देखना होता है, ज़्यादा की ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि जब एक वही ऑप्शन है तो वही हम टिक कर देते हैं, यहाँ से हमारे 1 नंबर हमको मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंग्लिश कोई ज़्यादा कोई हुआ नहीं है, आप लोग डरते बहुत हैं इंग्लिश से, लेकिन डरना नहीं है, उसको प्यार से पूछना है, भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज फास्ट राइटर इज, तो ये क्या है, फास्ट नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर कंजक्शन है। तो अब देखिए राइटर क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए राइटर है जहाँ पे ये है नाउन, क्या है, नाउन। तो जब भी कोई वर्ड नाउन की विशेषता बताए तो उसको क्या बोलेंगे, तो नाउन की जब विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया ये, तो अच्छा पहले हो क्या गया जी, ये हो जाएगा सी, एन एडजेक्टिव है। अब
एडजेक्टिव होता क्या है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, कौन? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, एन एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस? इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। शी डज नॉट नो good manners. She reads what she likes. He is a man of great knowledge. I have a very costly book in my house. तो इसमें देखना है दी गए विकल्पों में कौन सा सही है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, जब ये बी वाला जो आंसर है, सी रीड्स व्हाट सी लैक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया तो खैर नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पूरा एक वीडियो बना देते हैं, उसमें आपको सेंटेंस मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस, सरल ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब होती है, लेकिन इसमें दो हैं, रीड्स भी है, लाइक्स भी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। ये इसमें तीनों जो हैं वो सिंपल सेंटेंस है, बाकी का ये रह जाता है सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। ये है ना, इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। तो यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो ये कौन सा सेंटेंस है ये पूछ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, फ्यूचर परफेक्ट दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हमको देखना है कि सही हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो दी गई सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस के विल या फिर सेल होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस बी और लगा होगा, प्लस इसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में प्लस आईएनजी होगा, तो प्लस ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ से, प्लस की अदर वर्ड होगा। तो ये हो जाता है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें ये है कौन सा। तो हमारे दी गई स्ट्रक्चर में ये आता है, इसमें इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है ये। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनिन जेंडर नाउन? ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड। मतलब देखिए ऑल द मेल भी दे दिया है, फीमेल भी दे दिया है, यंग भी दे दिए हैं और फीमेल भी दे दिए हैं और ओल्ड भी दे दिए हैं। इसमें चारों दे दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें है कौन सा सही। तो ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। तो देखिए इन तीनों पे कौन भारी पड़ रहा है? देखिए कौन भारी पड़ रहा है? ये लेडीजें भारी पड़ रही है भाई। आप रियल लाइफ में भी देख लो, लेडीजें ही भारी पड़ती हैं भाई, गलत मत माना, जस्ट जोकिंग। तो लेडीज ही भारी पड़ती हैं, तो इसमें लेडीज वाला यही सही हो जाएगा, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, क्योंकि इन तीनों पे यही भारी पड़ रही हैं। तो इसलिए हमारा डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मेथड ऑफ टीचिंग इज विच द टीचर tries to establish a link between the foreign language word and object without the interference of the learner's mother tongues is called the structural method, the bilingual method, the grammar translation method, the direct method। अब देखिए इसमें कौन सा, ये क्या कह रहा है? जब भी कोई माँ है अपने बच्चे को कुछ सिखाती है तो वो कैसे सिखाती है, किस स्ट्रक्चर के थ्रू सिखाती है? देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू सिखाती है नहीं, यहाँ से ये गलत हो जाता है। बाइलिंगुअल मेथड होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाता है। देखिए ग्रामेटिकली ट्रांसलेशन, एक छोटा बच्चा ग्रामेटिकली क्या जानेगा, कुछ नहीं जानेगा, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लग रहा है डायरेक्ट
मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ही होता है, बच्चे को माँ सिखाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट रीड, स्पोकन, लिसन टू, रिटन। अब देखिए इसको समझिए पहले कि इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट, अगर आप अपने स्टूडेंट को टेस्ट करना चाहते हो कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप रीड करवाएंगे या सुनेंगे या फिर स्पोकन या फिर बोलेंगे या फिर लिखवाएंगे, तो इसमें से क्या करेंगे? तो हम इसमें हमारा हो जाता है, ये इंग्लिश पेडागोजी से आया हुआ सवाल है, तो हम उसको क्या करेंगे? रीड करवाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कैसा स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो है ना बोल लेगा वही लिख पाएगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर। अब देखिए इसमें देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए दिए गए सेंटेंस में जो डी वाला है ऑप्शन, ये डी वाला, तो इसमें क्या है? सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है प्लीज। क्या होता है? प्लीज प्लस V1 होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस प्रपोजिशन होता है, फिर उसके बाद प्रपोजिशन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये होता है इसमें। तो देखिए इसी में ये दिख रहा है, किसमें? डी में। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, आई डोंट बिलीव हिम। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही हो जाएगा आई डोंट बिलीव हिम, आई डोंट बिलीव हिम। देखिए तो आई डोंट बिलीव हिम सही क्यों होगा? द वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एज अ थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, रिमेंबर, अंडरस्टैंड ऑन अकाउंट ऑफ their meaning are not normally used in the continuous form. So option A is correct. So the correct sentence, I don't believe him, I don't believe him। तो इसमें D सही हो जाएगा, I don't believe him। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑल दिस मेन आर सिंगल, all these men are single, all these men are single, all these men are single। देखिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं इसको करने का आपको, कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पहली बात, यहाँ इस सेंटेंस में देखते हैं। देखिए ऑल लगा है, बहुत अच्छी बात है। दिस किसके साथ आता है? दिस आता है सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। हमें मानता हूँ ये नाउन जो दिया है यहाँ पे प्लूरल दिया है, और ये हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल है, ये तो सही है ही है। तो यहाँ से दिस ये आया, दिस के कारण ये यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए ऑल दीज मैन आर जेंटल। अब देखिए ऑल तो सही दिया है, दीज भी सही दिया है, अब यहाँ मैन दिया है तो ये सिंगुलर में दिया है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। अब आता है सी वाला ऑप्शन, ऑल भी सही है, दीज भी सही है। अब चलिए मेंस का देखिए, मेंस के जब हम प्लूरल बनाते हैं तो MANS नहीं होता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है। अब देखिए आता है डी वाला, ऑल सही है, दीज भी सही है। देखिए मैन का प्लूरल ऐसा होता है MEN, आर जेंटल, तो यहाँ से हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए पढ़ते सभी हैं, ये वाली बात नहीं है कि पढ़ता कोई नहीं, सभी पढ़ते हैं और सभी बुक्स से ही पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बेटर ये है कि भाई उसको समझता सही तरह से कौन है। केवल 1 से 5 तक का पूछा जाता है उसमें, किसमें? टेट में ले लो, सुपर टेट में ले लो या फिर सी टेट में ले लो, 1 से 5 तक का पढ़ा जाता है और वही आता है। तो हमको 1 से 5 तक का ही नहीं आता है। अब सही बात यह है कि आप गाइडेंस किसको सही मिला है, बस गाइडेंस की बात है कि क्या होता है कि हमको सही से टीचर ही नहीं बता पाते हैं, सो हम सीखें। पहला मुद्दा तो ये आता है। तो ऑल दीज मैन आर जेंटल, ये वाला सही हो गया। तो आप
पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको सही से पढ़ा कौन रहा है। तो ऑल दीज मैन आर जेंटल, इसमें ये देखिए एक एक पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से गलत कौन से हैं। नंबर उसी का आता है जो सबसे पहले ये देख ले कि इसमें से गलत कौन कौन से हैं। सही हम बाद में देखेंगे, पहले हमको गलत को हटाना है। तो गलत इसमें से कौन सा हो गया, ये तीनों के तीनों ये गलत हो गए। पहले इनके रीजन भी देखिए क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक कुछ ज़्यादा गजल पसड़ हो गई, तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, दिस गलत है यहाँ पे इसमें मैन गलत है, इसमें मेंस गलत है और इसमें मेन सही है। बाकी के ये सारे के तीनों गलत हैं, यही एक सही है ऑप्शन, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। ही केम टू मी एट मिडनाइट, इन द नाइट, तो क्या आएगा इसमें, अब आप बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारा क्लास। तो इसमें प्रपोजिशन पूछ रहा है, इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा, तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन हो जाएगा बताइए। तो देखिए दिए गए रिक्त स्थानों में प्रपोजिशन एट का प्रयोग होगा। किसका, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, एट मिडनाइट, क्योंकि एट का प्रयोग शॉर्ट टाइम के लिए एट का, लॉन्ग टाइम के लिए इन का प्रयोग होता है। ठीक है, जब भी शॉर्ट टाइम का आएगा शॉर्ट टाइम का के लिए आएगा तो एट का आएगा। लॉन्ग टाइम के लिए जब भी होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा तब इनका होगा। किसका, इनका। तो सो द करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही केम टू मी एट मिडनाइट, यहाँ पे एट आ जाएगा तो हमारा जी सही हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज पूछ रहा है, तो मैंने एक वो बनाया था नाउन का हमारा वीडियो था, उस पर ज़्यादा किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए मैंने उसको आगे फिर बनाया ही नहीं मैं तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना देता, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आती कि हमको करना क्या है। कुछ तो है ना, यूट्यूब पर ही बता रहा हूँ, या यूट्यूब पर, या ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दोनों की क्लासों के बारे में बात करते हैं। क्या है कि कुछ जो आज का जो माहौल है वो केवल पैसे वाला माहौल बना लिया है, लोगों ने बिजनेस बना लिया है इसको। किसको, शिक्षा को। कोई शिक्षा देना ही नहीं चाहता है सही तरह से। तो अब चक्कर क्या है कि वहाँ पर भीड़ भी जाती है अच्छा खासा। मैंने देखा है, बहुत सारे चैनल भी देखे हैं, बहुत सारी कोचिंग में भी देखी हैं कि तो उसमें अच्छी खासी भीड़ भी है। कुछ तो है ना केवल ताड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। वही ताड़ो बात ठीक है, लेकिन आप किस काम के लिए आए पहले ये वही देखना चाहिए। तो चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज पूछ रहा है। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, तो एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए जो विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक क्रिया विशेषण से प्रारंभ होता है, जो हमेशा आश्रित उपवाक्य ही होता है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, अब इसमें देखते हैं एडजेक्टिव पहले कौन सा है, तो बी वेयर का प्रयोग एज अ नाउन क्लॉज के लिए हुआ है। इसके लिए एज अ नाउन क्लॉज के लिए हुआ है। किसका, वेयर का। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, जो वहां पर रहता है, तो वेयर किसके लिए हुआ है, एज ए क्लॉज नाउन के लिए हुआ। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा कौन सा, बी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बी वाला ही आंसर यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोपोजिशन। ही इज जूनियर, देखिए मी। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, ही जूनियर टू मी, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे वाक्य हैं, तो यहाँ से केवल कुछ ही चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू मी। जब भी कंपैरिजन होगा तो टू आएगा, क्योंकि दिए गए रिक्त स्थान में टू प्रोपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ वर्ड जैसे कि सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर इत्यादि के साथ हम कंपैरिजन सेंस में टू प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसमें, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ईटीसी इत्यादि में, तो हम टू लगाएंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। इसको आप, कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, कुछ लोग ईदर पढ़ते हैं, या यू हैव अ चॉइस, आप कुछ भी पढ़िए। तो आइदर ही इज मैड, नाइदर या फिर नॉर, ही
हेंस मैडनेस। तो इसके साथ में क्या आएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, ये होते हैं। तो आइदर के साथ में हमेशा क्या आता है, और आता है। तो आइदर और, नाइदर के साथ में नॉर आता है, बोथ के साथ में एंड आता है, दाउ के साथ में येट आता है, वेदर के साथ में और आता है। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, और आएगा। तो यहाँ पे ये सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अट्रोडन। अंट्रोडन का मीन्स क्या है। देखिए एक्सप्लोड का मतलब हो गया, क्या हो गया, बृहदमना, मतलब व्याख्या करना। एक्सप्लोर का क्या मतलब है, व्याख्या करना। हिडन का मतलब होता है छिपाना, क्या होता है, छिपाना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है इसमें स्पष्ट करना, क्या, स्पष्ट करना। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया। अब आता है अनएक्सप्लोर्ड। जब एक्सप्लोर का मतलब होता है क्या, बड़ा, व्याख्या करना। यहाँ पे व्याख्या लिख लेते हैं। तो ये तो व्याख्या करना, तो यहाँ पे अन लगा दिया, तो व्याख्या न करना मतलब संक्षिप्त करना। तो यहाँ पे संक्षिप्त हो जाता है। तो ये संक्षिप्त हो गया। अब जब पूछ क्या रहा था, अनट्रोडन का पूछ रहा था। तो अनट्रोडन का क्या है, देखिए अनट्रोडन का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे अन लगा है तो यहाँ पे भी अन लगा है, तो अनट्रोडन का अन, यहाँ से पहले तो यही हो जाता है अनएक्सप्लोर्ड, मतलब संक्षिप्त करना। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, अनएक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पूछ रहा है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। वेरी सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस सभी जानते हैं, सभी ने टेंस पढ़े भी हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहला है कि सब्जेक्ट होगा उसमें, प्लस उसमें हेड भी आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस कीजिए, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V3 आएगा। क्या आएगा, V3। बस यहीं से हम देखते हैं कि ये देख लो, एक ये देख लो, बस यही हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें देखते हैं हेड प्लस V3 किस में लगा है। देखिए अब पहला सेंटेंस देखते हैं, आई हैड, हेड लगा हुआ है। राइट, रॉट, रिटन, ये चांस है सही होने के, क्या, ए वाले को। अब बी वाले को देखते हैं, वी वर, तो इसमें वर लगा है तो यहाँ से ये गलत हो गया। अब सी वाले को देखते हैं, इट वॉज, क्योंकि हेड हमको तो डायरेक्ट क्या देखना है, हेड ही देखना है ना, तो यहाँ से वॉज लगा तो ये भी गलत हो गया। अब ही स्टडीड, यहाँ सेकंड फॉर्म दे रहा है, तो यहाँ स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्म दे रहा है तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल हेड किस में दे रहा है, फर्स्ट वाले में दे रहा है, तो हमारा केवल पहला ही आंसर सही हो जाएगा। हमें देखिए सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पहले गलत कौन से हैं। सही को हम बाद में देखेंगे, पहले हम गलत को निकालेंगे। जैसे जैसे आप गलत निकालते जाएंगे, गलत को ढूंढने का प्रयास करते जाएंगे, वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे किसी भी चीज़ में। पहले आप गलत को देखिए, तो गलत कौन है, तो गलत को पहले हटाइए, तो जो बाद में बचता है वो सही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट आर्टिकल। देखिए इसमें दो आए हैं, दो खाली जगह हैं। तो दो जो खाली जगह हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। अब देखिए इसमें से आप कोई सा भी एक देख लीजिए कि कौन सा, कोई सा भी एक सही हो। समझ रहे हैं ना आप, तो हमको दोनों देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे पहली बार तो नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक परफेक्ट आदमी होंगे क्योंकि ये पहले आदमी थे। तो अनोखी, एक अनूठी चीज होगी, मतलब एक अनोखी चीजें हैं। तो अब इनके लिए सीधी सीधी सी बात बताते हैं, नील आर्मस्ट्रांग वॉज, ये पहले आदमी थे। जब हम किसी को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फिर कोई ज़्यादा हटके चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा एक आर्टिकल का वीडियो भी पड़ा है तो आप उसको देख सकते हैं, तो वहीं से ये पूरा का पूरा ये उठा लिया गया है ये कि नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन, क्योंकि इनको कुछ अलग हटके बनाया गया है। दूसरी बात ये है कि ये पहले आदमी थे। तो जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो अब इनमें ऑप्शन में देखिए, पहले में दा होगा तो इसमें पहले में द एन लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ से।
ये सी वाला देखिए इसमें एन लगा हुआ है तो एन तो आएगा नहीं, दा आएगा। तो देखिए डी वाले में देखिए पहले में हमको दा लगाना है तो ये भी गलत हो जाता है। अब जाहिर सी बात है अब हमारे पास केवल ऑप्शन बी बचता है, तो इसमें भी दा आएगा और इसमें भी दा ही आएगा, क्योंकि हमने पहले से देखा है ना कि दूसरे से देखा है। तो ये हमारा दादा आ जाएगा दोनों में, दादा नहीं, ओनली दादा। अब वो वाले दादा नहीं, ये वाले दादा नहीं, ये दादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। देखिए जब भी टाइम की बात आती है तो यहाँ पर सी कितना सिंपल दिया है। देखिए 3 आर तो आएगा नहीं, 2 आर भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन। क्या आएगा? एन, क्योंकि रिक्त स्थान के बाद आवर दिया है तो आवर बोलते हैं। जो वोवल साउंड प्रोनाउंसिएशन वर्ड है इसके पहले हम वोवल आर्टिकल एन का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू द नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। तो ग्रो में क्या लगाएंगे? सफिक्स। जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स पहले लगते हैं और सफिक्स बाद में लगते हैं। तो दिए गए ग्रो एक वर्ब है तो इसको है ना सफिक्स लगाएंगे। देखिए ग्रोथ होता है, ग्रोथ। देख ग्रोज नहीं होगा, ग्रोइंग नहीं होगा, ग्रोन नहीं होगा, क्या होता है? ग्रोथ होती है कि ग्रोथ बढ़ रहा है। हम तो करेक्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यही था हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या है कि आपको फ़ायदा होगा, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि आप केवल इंग्लिश में वीडियो चाहते हैं तो आप वो लिखें, कमेंट करके बताएं। या आपको केवल सीडीपी में चाहिए तो सीडीपी के मिल जाएंगे, मैथ के चाहिए तो मैथ के मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक।